डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? सबसे पहला, इफ द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई is the location of the goods at the time at which the movement of the goods terminates for delivery to the recipient. जिस जगह पे डिलीवरी दी that will become the place of supply. उसके बाद थर्ड पर्सन के केस में location of the third person. Principal place of business of such third person will be the place of supply. अगर कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. इसका एग्जाम्पल क्या था? वो ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस खरीदा, उसके साथ साथ फर्नीचर भी खरीद लिया, तो फर्नीचर जिस जगह पे जहां पे मिला दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर असेंबल करना पड़ रहा है या फिर इंस्टॉल करना पड़ रहा है तो प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल. और लास्टली, अगर मैं प्लेन पे, शिप पे, ट्रेन पे या फिर गाड़ी पे कुछ खरीदता हूँ तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. क्लियर है? हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स. अभी सप्लाई ऑफ सर्विस. हाँ, तो फिर जब डिलीवरी मिली वो. अभी कौन सा सेक्शन चालू करना पड़ेगा? ऑफ विच एक्ट? IGST एक्ट 2017. क्या चीज बोलेगा ये? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया. मतलब सप्लायर किधर है? इंडिया में. रेसिपिएंट किधर है? इंडिया. तो एक्सपोर्ट भी नहीं है, इंपोर्ट भी नहीं, दोनों किधर है? इंडिया में. दोनों अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन के द्वारा निकाला जाएगा? 12th के बाद. 14 सबसेक्शन है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है? 1 और 2 अपन बाद में करेंगे. 1 क्या है? चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन मतलब किस किस को अप्लाई होगा? बेसिकली सेक्शन 12 अप्लाई होगा टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया. सिंपल है चार्जिंग सेक्शन, कुछ काम का नहीं. 12 किसकी बात करेगा? मिसलेनियस केसेस की. इस पे लास्ट में आएंगे. चालू किससे करेंगे अभी? 12 3 से लेके 14 तक स्पेसिफिक केसेस दिए गए हैं और उस केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई उन लोगों ने बताया. 3 से लेके 14 तक करें चालू. चलो अर्थ की बात करते हैं. ये हो गया हमारा अर्थ. अर्थ हो गया. क्या क्या? और अर्थ की एक फ्रेंड है, ठीक है? अर्थ की एक फ्रेंड है वीनस. चलो, अर्थ की एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? वीनस. दोनों एक दिन मिले और कहाँ पे मिले? अर्थ कहाँ पे मिलेगा तो वीनस को? किसी रेस्टोरेंट में मिले, ठीक है? किधर मिले? बस, ठीक है? फेज 1 ऑफ अर्थ लाइफ. फेज 1 में वो वीनस को जाके मिला और किधर मिला? रेस्टोरेंट में. रेस्टोरेंट मान लो पंचम में मिला उसको. कहाँ पे मिला? पंचम में. बातचीत की, खाना वगैरह खाया. क्या सप्लाई होगा इधर? क्या रे? नहीं क्या? नहीं. रेस्टोरेंट में खाना खाया तो सप्लाई तो होगा ना. सर्विस के गुड्स कौन से पैरा के हिसाब से? कौन से शेड्यूल के हिसाब से? पैरा शेड्यूल 2 पैरा 6 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है. 7 सबसेक्शन 1 है. पैरा 6 के हिसाब से हमें मालूम पड़ा कि ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खा के आए तो उससे इन दोनों के बीच सप्लाई ऑफ सर्विस हो. बेसिकली रेस्टोरेंट और अर्थ के बीच में सप्लाई ऑफ सर्विस. फेज नंबर 2
अच्छे दोस्त बन गए और दोनों के बीच प्यार हो गया। क्या हो गया? और वीनस, पार्टी मिलने वाली। वीनस का एग्जांपल क्यों लिया समझा क्या थोड़ा सा? नहीं चल ठीक है, वो भी तेरा अच्छा है ऐसे एक गेस, बट ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, इसलिए थोड़ा क्या है, गलत है ये। ठीक है, क्या बस बस बस, बहुत ज्यादा नहीं जाना उसमें भी। उसके बाद हुई शादी। शादी किधर हुई? अथर्व मंगल कार्यालय। किधर है अथर्व मंगल कार्यालय, किसको मालूम है क्या? वो जयान सर्कल से अंदर जाके नीचे जाके, बहुत पुराना है, मतलब बहुत फेमस था पहले, अभी इतना कुछ चलता नहीं वो मंगल कार्यालय। अथर्व मंगल कार्यालय में जाके अर्थ ने शादी की। बेसिकली उसने अथर्व मंगल कार्यालय एक दिन रेंट पे लिया। रेंट पे लेना इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस? इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अथर्व मंगल कार्यालय, ये कल्याणा मंडपम के बारे में किधर सुना था अपन ने? 10,000 से नीचे रहा और अगर वो मंदिर के प्रिसिंक्ट के अंदर रहा देन इट इज एग्जेम्प्ट। इधर मान लो इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। इधर मैंने क्या मान लिया? नॉट एग्जेम्प्ट। शादी हो गई। इसके बाद घूमने गया। किधर घूमने गए? बाहर घूमने गया। किधर? चलो यूरोप घूमने गया। यूरोप गया और उधर उसने एक होटल बुक किया। क्या हो गया? वो जोक हो गया प्लैनेट का। अभी तूने एक होटल बुक किया, ठीक है? होटल का नाम था मान लो यूनिवर्सल होटल, बस यूनिवर्सल होटल बुक किया और उधर उसने स्टे किया। इज दिस सप्लाई ऑफ सर्विस? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वापस आ गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद नासिक आया वापस, समझा? नासिक में वापस आ गया अर्थ और वीनस उसको बोलती है कि मेरे को ना एक नया घर खरीदना है। बस हो गया, ये तेरा घर बहुत छोटा है, मेरे को नया घर चाहिए। तो अर्थ ने एक लैंड खरीदा। लैंड खरीदना इज इट अ सप्लाई? कहां पे लिखा है? शेड्यूल 3 में, पैरा 5 शेड्यूल 3 में लिखा है कि सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई। तो इसको इग्नोर करते हैं। लैंड खरीद लिया, उसके ऊपर उसको एक बनाना था घर, ठीक है? घर बनाने के लिए उसने 3-4 लोगों को मंगाया। सबसे पहले किसको मंगाया? आर्किटेक्ट। फिर मंगाया एक सिविल इंजीनियर। मान लो 2 लोगों को मंगाया। पहला क्या है? आर्किटेक्ट, दूसरा सिविल इंजीनियर। ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, विल इट बी सप्लाई ऑफ सर्विस? पक्का? बस अर्थ की लाइफ स्टोरी इधर खत्म हो जाती है। ही घर बना लिया उसने एंड ही इज लिविंग हैप्पीली देयर आफ्टर। बस अभी इन 4 चीजों में एक चीज कॉमन है, प्लेस ऑफ सप्लाई कॉमन है इनका। अब बोलना मत अर्थ पे होगा सर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस पे? पहले केस में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया ना, तो रेस्टोरेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड केस में शादी कहाँ पे किया? अथर्व मंगल कार्यालय, तो अथर्व मंगल कार्यालय विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड केस में रहा किधर? वो यूनिवर्सल होटल में, तो यूनिवर्सल होटल विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और लास्ट केस में आर्किटेक्ट ने और इंजीनियर ने कहाँ पे काम किया? ये घर के उधर, ये घर पे काम किया, तो ये घर का जो लोकेशन होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलने का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है? अथर्व मंगल कार्यालय, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे? यूनिवर्सल होटल, यूरोप में होगा, तो दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और लास्ट केस में घर कहां पे लोकेटेड है? फॉर एग्जाम्पल नासिक में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नासिक। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो भी सर्विस दी जाए, जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा है? सिंपल एग्जांपल, बस देख लेना इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे है,
जिधर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. यस, रुक जा फूड के ऊपर मैं आ रहा हूँ. एक मिनट, ये फर्स्ट वाले को थोड़ा होल्ड पे रखो. अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी? सेकंड, थर्ड और फोर्थ. इसको थोड़ा होल्ड पे रखो 2 मिनट, ठीक है? समझाए? इजी. लिख ले फिर, कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो लिख लेते. ओके, क्या लिखा है इसका? मैंने हेडिंग क्या दिया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अकोमोडेशन इन द सेम. बेसिक रूल क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी सर्विस दी जाएगी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. यस, मान ले इंडिया में, वो यूरोप में नहीं है अभी, मान ले इंडिया में ही था, ठीक है? होटल भी इंडिया में था, वो मंगल कार्यालय भी इंडिया में था, और तेरा घर भी इंडिया में. तीनों इंडिया में मान ले, इसलिए सर्विस भी किधर दिया जाएगा? इंडिया में. तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में इधर ही लगेगा. लिखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इसमें नंबर ए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस directly in relation to an immovable property including services provided by architects, interior designers, etc. Place of supply of service directly in relation to an immovable property, including services provided by architects, interior designers, etc. Or service by way of grant of rights, service by way of grant of rights to use the immovable property पहला क्या बोल दिया? डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और नीचे क्या बोल दिया? ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ब्रैकेट में डाल दो रेंट. बेसिकली रेंट पे देना मतलब राइट्स ग्रांट करना टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. लिखा ए. अभी एक बड़ा सा और दे दो, और लिखते हैं बी. बी बात करेगा शादी की. किसकी बात करेगा? काफी बड़ा प्लेस छोड़ा है, डोंट वरी, हो जाएगा इसमें, लिखते रहो बस. और बाय वे ऑफ अच्छा बी सॉरी लॉजिंग का है, लॉजिंग अकोमोडेशन. बाय वे ऑफ लॉजिंग मतलब होटल वाला, होटल में रहना. बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ होटल इन होटल कॉमा INN इन गेस्ट हाउस क्लब हाउस बोट. क्या डाल दिया इसमें? हाउस बोट के बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे. हाउस बोट लिख दो पहले. हाउस बोट वापस बड़ा सा और डाल दो. किसकी बात कर ली मैंने? आर्किटेक्ट की बात कर ली. उसके बाद किसकी बात कर ली?
अकोमोडेशन की क्या बचा है अभी? शादी वाला बचा है ना, लिखो बाय वे ऑफ, by way of accommodation in any immovable property, accommodation in any immovable property by organizing any marriage, by organizing any marriage, cultural or religious functions, cultural or religious functions, or business functions, सब टाइप के फंक्शन कवर हो गए। शादी करो, शादी करवा लो, तुमको कुछ मेला रखना है मेला रख दो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, जो करना है करो। शैल बी द लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, नीचे शैल बी द लोकेशन ऑफ such, yes, ABC तीनों के लिए, shall be the location of such immovable property. और house boat, shall be the location of such immovable property और house boat। एक एक्स्ट्रा चीज आ गई इसमें, हाउस बोट। हाउस बोट एज सच इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन इधर वो रिलेट हो रहा था इसलिए इधर इन लोगों ने हाउस बोट भी डाल दी। एक मिनट, समझा सबको? ए बी सी डी, एक ब्रैकेट में छोटा सा लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो। क्या आ गया ना इसमें? सब आर्किटेक्ट सब आ गया उसमें, ब्रैकेट में लिख दो। सेम रूल विल अप्लाई, same rule will apply for any ancillary services। वो बचा है तो मैं रेस्टोरेंट का बचा है इसमें, रेस्टोरेंट अब तक बोला ही नहीं मैंने, वो नीचे वाला सेक्शन, इसके नीचे और एक सेक्शन है उसमें रेस्टोरेंट कवर होगा। सेम रूल विल अप्लाई फॉर एनी एंसिलरी सर्विसेज। इसका मतलब समझो औरत होटल में रहने गया, होटल में उसने कुछ एक्स्ट्रा सर्विस ले ली, जिम की सर्विस ले ली, मसाज की सर्विस ले ली, जो करना है उसको वो सर्विस ले ली उसने, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? वही इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दोज एंसिलरी सर्विसेज। क्लियर है क्या? क्लॉज ए क्या बोलता है? सर्विसेज इन रिलेशन टू, डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स एक्सेट्रा, और बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, हाउस बोट, और by way of accommodation in any immovable property by organizing any marriage, cultural or religious functions or business functions। तीनों केस में place of supply will be the location of such immovable property। समझते हो ये चीज? कुछ दिक्कत है उसमें? अब बोलो। हाउस बोट करवा रहा हूँ मैं, 1 मिनट 2 मिनट, हाउस बोट का बोलता हूँ क्या है। हाउस बोट को इग्नोर करके बाकी किधर डाउट होगा तो बोलो। हाँ, अभी हाउस बोट का बात करते हैं अपन। हाउस बोट में कोई भी शिप आ जाएगा जिसमें रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वेसल भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। अभी इसमें 2-3 दिक्कत है। पहली दिक्कत ये कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो क्या होगा? देखो सेक्शन क्या बोलता है, पहली बात सेक्शन पढ़ ले। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। अर्थ भी इंडिया में, वीनस भी इंडिया में, लेकिन होटल बाहर है, तो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना इधर भाई। क्या बोला ये? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। सॉरी देखो, एक मिनट, अर्थ इंडिया में है और जो होटल है ना उसका मेन ब्रांच भी इंडिया में। फॉर एग्जांपल ताज इंडिया में,
लेकिन वो ऑपरेट बाहर से कर रहे हैं। पैसा उन लोगों ने इधर से लिया अर्थ, जो ताज मुंबई है उन लोगों ने पैसा ले लिया अर्थ से, और उन लोगों ने बोला कि सर आप जाके मेरे मालदीव्स के लोकेशन में रह लो, आप जाके मेरे दुबई के लोकेशन में रह लो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस क्या होगा? इंडिया। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या होगा? इंडिया। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? बाहर है ना। तो उस केस में इन लोगों ने एक प्रोवाइजो डाल दिया, वो भी हम लिख लेते हैं। प्रोवाइजो लिखो इसमें। क्या क्या? अच्छा दिया है, ओके। क्या दिया इधर? प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ये इंपॉर्टेंट है, समझा है? वापस एक बार बोल लेता हूँ, क्या था इसमें? अर्थ लोकेटेड था इंडिया में, उसने ताज मुंबई से बात किया, ताज मुंबई इज द सप्लायर, ताज मुंबई को 1 लाख रुपए दिए और उनको बोला सर आप मेरा हॉलीडे बुक करवा के दो, और उन लोगों ने हॉलीडे किधर बुक करवाया? मान लो दुबई में। तो होटल किधर बुक था? दुबई में। अर्थ किधर था? इंडिया में। ताज मुंबई किधर था? इंडिया में। मतलब रेसिपिएंट भी इंडिया में, सप्लायर भी इंडिया में, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉज आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। सिंपल है। अर्थ जहां पे लोकेटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अच्छा सर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या होता है? अपने को पता है लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लेकिन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं मालूम ना। तो ऊपर दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, where a service is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place। इसका मतलब समझो मेरा एक ऑफिस है, मैंने ऑफिस के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाया मेरे ऑफिस को डिजाइन करने के लिए। तो उस केस में मैं रेसिपिएंट हूं, मेरा लोकेशन क्या बन जाएगा? मेरा ऑफिस, क्योंकि where a supply is received at a place of business। सप्लाई किधर मिला मेरे को? मेरे ऑफिस पे। ऑफिस इज द प्लेस ऑफ बिजनेस हियर, तो मेरा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस, माय प्लेस ऑफ बिजनेस। वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, देन द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। समझो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है नासिक, मेरा एक फैक्ट्री लोकेटेड है मुंबई में, तो आर्किटेक्ट सर्विस मिली मेरे को समझो मुंबई में, तो प्लेस ऑफ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या बन जाएगा? मुंबई। जहाँ पे सर्विस मिली वो लोकेशन। यस यस। क्यों ऐसा? उधर का आ जाएगा, वही तो बोलना चाहते हैं लोग। पहले केस में अगर तेरे रजिस्ट्रेशन के प्लेस पे सर्विस मिली तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द रजिस्ट्रेशन प्लेस, लेकिन कहीं और मिली ना तो वो लोकेशन बन जाएगा। प्रोवाइजो कौन सा प्रोवाइजो? रुक जा, वो तो स्पेसिफिक प्रोवाइजो है कि अगर इंडिया के बाहर है तो फिर इंडिया आ जाता है। हाँ, फिर तेरा इधर का ऑफिस बन जाएगा। अगर इंडिया के बाहर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो नासिक बन जाएगा, नासिक में तेरा ऑफिस है, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक। नेक्स्ट, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, द लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मोर डायरेक्टली कंसर्न्ड। कल वो दिवेश का एग्जाम्पल लिया था ना, 2 लाख का लोन और 200 करोड़ का लोन। 2 लाख का लोन लिया HDFC मुंबई से और 200 करोड़ का लोन लिया HDFC दिल्ली से, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन गया था उसमें? दिल्ली। सेम रिवर्स प्रोविजन इधर भी दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्लेस, द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अगर मालूम नहीं पड़ रहा है तो तुम लोग क्या ले लोगे? रेसिपिएंट का घर विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। बोल। हाँ तो क्योंकि सप्लायर तो इधर बैठा है ना, पैसा किधर ले रहा है? इधर से ले रहा है ना पैसा वो। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है। सप्लायर इधर बैठा है, पैसा इधर से ले रहा है वो, तो इट विल बी टैक्सेबल हियर। अगर सप्लायर बाहर का है तो बात खत्म हो गई। सप्लायर तो इधर बैठा है ना, इधर प्रॉफिट तो कमा रहा है ना वो। अरे वो हर टाइम थोड़ी ना एप्लीकेबल होता है वैसा। प्रॉफिट तो इधर कमा रहा है ना ताज मुंबई, तो क्यों नहीं लेगा फिर वो? चलो एक छोटे मोटे एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी,
लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है दिल्ली में, शादी हुई दिल्ली में, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा बताओ? दिल्ली बन जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज पुणे। टेल मी वेदर इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या चेक करोगे? प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या चेक करते हैं? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये क्या बन जाएगा? इंटर कौन बोल रहा है रे? इंट्रा है ना। इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, उसके लिए चेक क्या करना होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों दिल्ली में, तो क्या बन जाएगा? इंट्रा। सेकंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है दिल्ली में, मान लो शादी हुई दिल्ली में, उसके साथ साथ सप्लायर बैठा है मुंबई में। सप्लायर किधर बैठा है? मुंबई में। रेसिपिएंट बैठा है पुणे में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। बोलो ना, कंफ्यूजन क्या है? जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर होगा। मुंबई को कंपेयर करो दिल्ली के साथ, इंटर। मान लो शादी हुई दुबई में, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज मुंबई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज पुणे। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? पुणे आएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इस केस में बताओ, इंटर स्टेट की इंट्रा? इंट्रा ना, मुंबई और पुणे। दुबई, दुबई को गोली मारो। समझाए क्या? इजी है क्या दिक्कत है? इजी चलेगा। हॉस्टल भी आ जाएगा, होटल में हॉस्टल भी आ जाएगा। ओके, हाँ, किधर भी क्लेम नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं होता, ठीक है? समझा क्या सबको? डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जीएसटी चार्ज भी तो करना चाहिए सामने वाले ने। अब फिर डाल सकते हो, बड़े करेगा ना। जीएसटी का ऑडिट नहीं होता है, लेकिन जब तू तेरा रिटर्न अपलोड करता है ना, उधर टाइप ऑफ सर्विस डालना पड़ता है। टाइप ऑफ सर्विस में क्या डालेगा? हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। देखो, 50% केस में क्या होगा? ये B2C सप्लाई होगा। जब भी कोई होटल भाड़े पे लेता है तो वो क्या होता है? B2C सप्लाई। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि कंपनी ने पूरा होटल बुक कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। मान लो रिलायंस ने पूरा का पूरा होटल बुक कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। रिलायंस किधर लोकेटेड है? मुंबई में। होटल समझो उन्हें बुक कर दिया गोवा में। गोवा में होटल बुक किया और सप्लायर भी गोवा में ही बैठा था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गोवा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटर स्टेट के इंट्रा स्टेट? इंटर के इंट्रा। गोवा वर्सेस गोवा होगा ना, इंट्रा बन जाएगा। अब बताओ, रिलायंस को इसका आईटीसी मिलेगा क्या? रिलायंस तो मुंबई में ना। मैं अज्यूम कर ले कि रिलायंस मुंबई में, तो उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझा? तो रिलायंस क्या करेगा? मुंबई के डीलर को बोलेगा, भाई तू मेरे बिहाफ पे एक गोवा में, मतलब मुंबई के सप्लायर को बोलेगा कि तू गोवा में होटल बुक करके दे। वो क्या बोलेगा? मुंबई के सप्लायर को बोलेगा कि तू भाई गोवा में होटल बुक करके दे। अभी अगर सप्लायर मुंबई में आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा में, तो क्या ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? इंटर स्टेट है। मतलब कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। क्या इसको मिलेगा आईटीसी? उसका मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कंपनीज को, जब भी वो अपने लिए होटल्स बुक करते हैं ना, तब ध्यान रखना पड़ता है। और यूजुअली इनका अगर गोवा में भी रजिस्ट्रेशन होगा फिर तो बहुत सिंपल है। अगर रिलायंस गोवा में भी सिचुएटेड है देन इट इज़ वेरी इजी, फिर उसको मिल जाएगा उसका जीएसटी। यस, हाँ बराबर, वही बोला ना मैं। बिल किसके नाम से है वो चेक कर। अगर मुंबई के ब्रांच से बिल आया देन लोकेशन ऑफ सप्लायर इज हियर। अगर गोवा के ब्रांच से बिल आया तो देन लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन गोवा। आई होप सबको क्लियर है, इतना इजी है। तो अभी हाउस बोट की बात कर ले। हाउस बोट मतलब
पानी में तैरता हुआ होटल केरला वगैरह में होता है, उनके बैक वाटर्स में। अच्छा, एक टाइप का होटल ही हुआ ना वो, तो इसलिए उन लोगों ने हाउस बोट को भी इधर इंक्लूड कर दिया और बोल दिया हाउस बोट जिस स्टेट में लोकेटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाउस बोट अगर केरला में लोकेटेड है तो केरला विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाउस बोट अगर कर्नाटका में लोकेटेड है देन कर्नाटका विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझाया क्या? लेकिन इसमें 3-4 दिक्कत की बात कर ले। दिवेश गया ताज के पास, दिवेश ने ताज को दिया 1 लाख रुपया। कितना लाख रुपए दिया? 1 लाख। उनको बोला सर आप मेरा दिल्ली होटल में बुकिंग करवा दो और आप मेरा गोवा होटल में बुकिंग करवा दो। वो किधर गया? ताज के पास गया, मान लो मुंबई में। ताज के पास गया मान लो मुंबई में, उनको 1 लाख रुपए दिए। मुंबई में ताज का हेड ऑफिस है, उनको 1 लाख रुपए दिए। उनको बोला आप दिल्ली में मेरा बुकिंग करवा दो होटल का और गोवा में मेरा होटल का बुकिंग करवा दो फॉर अ टोटल ऑफ 1 लाख रुपीज। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1 मिनट, मुंबई तो नहीं होगा, होटल किधर लोकेटेड है? होटल इज लोकेटेड मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड गोवा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली और गोवा। लेकिन 1 लाख को बांटू कैसे? दिल्ली में कितना, गोवा में कितना? उनका होटल तो एक ही है ताज का, स्टे ना, स्टे बराबर। मैं कितना टाइम दिल्ली के होटल में रुका वर्सेस मैं कितना टाइम गोवा के होटल में रुका। मान लो 3 दिन रुका दिल्ली में, 2 दिन रुका गोवा में, तो दिल्ली का कंसिडरेशन कितना होगा? 60,000 और गोवा का कंसिडरेशन 40,000। समझाए? तो ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 है। केस 1 क्या बोलता है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन बाय होटल in guest house and its ancillary services where separate properties are located in separate states other than the case where such property is a single property located in 2 or more states। इसका मतलब ये है मेरा स्टेट नंबर 1, लिख दो उधर स्टेट 1, और ये है स्टेट 2। ये है ताज होटल 1 और ये ताज होटल 2। दिवेश ने ताज होटल को 1 लाख रुपए दिए और उनको बोला आप स्टेट 1 में मेरा 3 दिन का होटल बुक करो और आप स्टेट 2 में मेरा 2 दिन का होटल बुक करो। स्टेट 1 में कितना बोल दिया? 3 डेज, और स्टेट 2 में कितना बोल दिया? 2 डेज। तो जो 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन है ना, उसको स्प्लिट तो करना पड़ेगा ना। स्टेट 1 में कितना जाएगा और स्टेट 2 में कितना जाएगा, स्प्लिट करके तो दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में स्प्लिट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स एक्चुअली। ठीक है, क्या लेना है तुमको? नाइट्स। डेज नहीं लेना है, नाइट्स लेना है, क्योंकि होटल का बुकिंग यूजुअली नाइट्स के बेसिस पे होता है, डेज के बेसिस पे नहीं होता। यस, सब आ जाएगा इसमें। एयरबीएनबी इज ऑल्सो कंसिडर्ड योर। यस, हाँ, इधर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब आ जाएगा। हर एक टाइप का इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस इधर ही आने वाले। टेक एनी सर्विस, इट विल कम योर। नहीं, इनवॉइस अलग बना तो फिर तो सिंपल है ना भाई, इनवॉइस एक ही बना इधर, समझा? इनवॉइस अगर 2 अलग अलग बन रहे फिर तो 2 अलग अलग सप्लाई हो रहे, फिर तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना। इधर 1 लाख का एक ही इनवॉइस बना, इसलिए मेरे को अलग से जाके स्प्लिट करना पड़ा उसको। हाँ, इनवॉइस में दिखा मत दिखा फर्क नहीं पड़ता, टैक्स भरेगा तब अलग अलग भर देना बस। एक मिनट एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। लोकेशन ऑफ सप्लायर लिखता हूं मुंबई, और सेकंड केस में भी मुंबई। फर्स्ट केस में मुंबई, सेकंड केस में मुंबई। दिवेश ने दिया, हाँ, ताज होटल, ताज हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। तूने दिए 1 लाख रुपए, तूने बोला मेरे को स्टेट 1 और स्टेट 2 में आप मेरा होटल बुक करके दो। स्टेट 1 मान लो महाराष्ट्र, स्टेट 2 मान लो गोवा। सेकेंड केस में स्टेट 1 मान लो दिल्ली, स्टेट 2 मान लो गोवा। ठीक है, स्टेट 1 में तू रुका 3 दिन, स्टेट 2 में तू रुका 2 दिन, इधर भी 3 दिन और इधर भी 2 दिन। कितने लाख रुपए दिए थे? 1 लाख दिया था। तो मेरे को बताओ स्टेट 1 का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 60,000, और इस केस में स्टेट 1 का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 60,000। मेरे को बताओ लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर है, प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है? स्टेट 1 महाराष्ट्र। तो ये 60,000 का टैक्सेबिलिटी कैसा होगा?
इंट्रा होगा ना, और नीचे दिल्ली है तो इंटर स्टेट हो जाएगा। सेकेंड केस में मतलब सेकेंड होटल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 40,000 और नीचे भी 40,000। और दोनों केस में वेदर इट विल बी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट। हर एक ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, स्टेट 1 का एक हिस्सा, स्टेट 2 का एक हिस्सा। दोनों का टैक्सेबिलिटी अलग होगा, एक इसमें इंट्रा है एक इसमें इंटर है, इसमें दोनों इंटर है। दोनों स्टेट्स को सेपरेट कर देने का और दोनों का अलग अलग टैक्स पे करके आ जाने का। समझा क्या? अगर 3 स्टेट है तो 3 बार कर देना, 4 स्टेट है तो 4 बार कर देना, सिंपल एज दैट। वो चेक करना पड़ेगा। अभी तू रेसिपेंट समझो, तू रजिस्टर्ड है तो चेक करना पड़ेगा तेरा लोकेशन किधर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है तो फर्क ही नहीं पड़ता है। रेसिपेंट रजिस्टर्ड है और लोकेटेड है पुणे में, तो कितने का आईटीसी मिलेगा और कितने का आईटीसी नहीं मिलेगा तू ही बता दे। 60 का मिलेगा क्योंकि मुंबई है, और 40 का भी मिल जाएगा। और सेकंड केस में भी पुणे में लोकेटेड है, बट दोनों आईजीएसटी दोनों मिल जाएगा। अब मान लो फर्स्ट केस में तू लोकेटेड है इन दिल्ली, 60 का नहीं मिलेगा लेकिन 40 का मिल जाएगा। सिंपल। कुछ डाउट इसमें? रुक जा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, एक ही केस लेता हूं, ठीक है। दिवेश इज लोकेटेड इन पुणे, मतलब महाराष्ट्र, और इसने कितने का पेमेंट किया 1 लाख रुपए का पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया? ताज। और ताज किधर लोकेटेड है? मुंबई में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन गया? मुंबई। ये 1 लाख के अगेंस्ट बंदा रहने वाला है 3 दिन इन दिल्ली एंड 3 दिन इन गोवा। 3 दिन किधर रहेगा? दिल्ली में। 3 दिन किधर रहेगा? गोवा में। 1-2 दिन कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। अभी पहली बात, ये 1 लाख क्या एक ही सप्लाई है, उसका एक ही इनवॉइस मिला है, लेकिन फॉर जीएसटी पर्पज आई विल हैव टू स्प्लिट इट इनटू 2 सप्लाईज, 1 फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली एंड 1 फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। और कौन से बेसिस पे स्प्लिट होगा? कितने नाइट्स उधर रहा? इधर कितने नाइट्स था? 3 नाइट, और इधर इसको नाइट लिख देता हूं मैं, और इधर कितने नाइट्स है? 2 नाइट्स। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर दिल्ली कितना हो जाएगा? कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? 3:2 के रेशियो में। तो इधर कितना हो जाएगा? 60,000, इधर कितना हो जाएगा? 40,000। सिंपल। अच्छा, अभी मेरा सप्लायर किधर लोकेटेड है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ गया? तो इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा, इंटर स्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा इधर? आईजीएसटी। और इधर क्या मेरे रेसिपेंट को इसका क्रेडिट मिलेगा? मिल जाएगा ना, क्योंकि आईजीएसटी है। समझा है? अभी इसी एग्जांपल को अपन ने थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने बोल दिया ये बंदा लोकेटेड है दिल्ली में, दिवेश किधर लोकेटेड है? दिल्ली में, और पहला प्रॉपर्टी लोकेटेड है मुंबई में। पहला प्रॉपर्टी किधर लोकेटेड है? मुंबई में। तो पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी। और कौन सा जीएसटी? महाराष्ट्र जीएसटी। और सेकंड वाले उसमें आईजीएसटी। तो दिवेश किधर लोकेटेड है? दिल्ली में। पहले वाले का उसको आईटीसी मिलेगा क्या? सीजीएसटी का मिल जाएगा, महाराष्ट्र जीएसटी का नहीं मिलेगा। और सेकंड केस में आईजीएसटी का पूरा मिल जाएगा। पूरा चेंज समझा है। बेसिक इधर क्या समझा है कि कौन से रेशियो में बांटना है, अपने लिए इतना सब रेलेवेंट नहीं, ये तो खाली तुमको एक्स्ट्रा समझा है। रेलेवेंट चीज़ क्या है कि जो टोटल अमाउंट होता है ना, उसको खाली तुमको नाइट्स के बेसिस पे स्प्लिट करता है। सिंपल। देखो इसमें एग्जाम्पल, यूजुअली वैसा ही होता है, ये खाली क्लैरिफिकेशन डाल दिया। तुमने ये डाउट पूछा होता मेरे को, इसलिए डाल दिया। इसके आगे का तो और भी स्टूपिड है। देखो क्या बोला है, होटल बॉर्डर पे लोकेटेड है, बीच में से स्टेट की बॉर्डर जा रही है। नहीं होता है, बहुत रेयर चांस है। नहीं होगा ना ऐसा। इंडिया मतलब स्टेट की बॉर्डर, कंट्री की बॉर्डर नहीं बोल रहा हूँ,
स्टेट की हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत रेयर चांस हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आधा नहीं, जितना एरिया जो स्टेट में लोकेटेड है उसके बेसिस पे। मान लो 2 एकड़ लोकेटेड है इधर और 4 एकड़ लोकेटेड है इधर, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने में बटेगा, 2:4 के रेशियो में। हाँ वही बात करते हो, स्टेट तू कोई भी ले ले स्टेट, फिर वो अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहेगा, बस कौन से भी रेशियो में करना है, एरिया के रेशियो। वही बोल रहा हूँ, टोटल को ये रेशियो में बांट दे 1:3। अभी उधर कितना टाइम स्पेंड किया उससे फर्क नहीं पड़ता, इतना डिटेल कोई ध्यान नहीं रख पाए। पढ़ ले इसको, बेसिक समझा है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। अभी उसमें पहला केस क्या आ गया, अच्छा इसमें और एक चीज, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो, ये सोया था क्या तू, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट होगा, सोया ही था तू, सोया था तू। हाँ तो वही बोल रहा हूं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है लेकिन सप्लायर इंडिया में और रेसिपेंट इंडिया में, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बेसिकली प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट। अभी 2-3 प्रॉब्लम आ गए इसमें। पहला प्रॉब्लम क्या था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 अलग अलग स्टेट में लोकेटेड है तो क्या होगा, पढ़ लेते एक बार। मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई where immovable property or boat is located in one or more states or union territories and single amount is charged as consideration। प्रॉब्लम इधर ही आ गया, एक ही इनवॉइस है, एक ही अमाउंट चार्ज की जा रही है, 2 इनवॉइस अलग अलग है तो फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस इन ईच स्टेट। और ये प्रपोर्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बोला गया है कि अगर तुम्हारा होटल, सेपरेट प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड इन सेपरेट स्टेट्स, ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है स्टेट 1 में, ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है स्टेट 2 में, तो उस केस में proportionate value of service shall be determined on the basis of number of nights stayed in each such property। जितना नाइट जो प्रॉपर्टी में रुकोगे दैट विल बी द प्रोपोर्शन, तुम्हारा वो तुम्हारा रेशियो डिटरमाइन करेगा। सिंपल एग्जाम्पल लिख ले, इसका एग्जाम्पल समझा आलोक, पक्का? क्या क्या क्या? हाँ जगह है ना, लिख लिख, ये इसको नींद आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ, क्या करूँ। एग्जाम्पल लिखो, और ये इसको पीछे भेजना जा रहा है, जा जा पीछे जाके सो आराम से, इस शिवानी को पीछे भेज, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, कल से पीछे बैठा करो, नींद सोना है तो। एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर दिवेश पेड 1 लाख रुपीज बस उतना ही है ना, फिर और क्या है? अरे वो ऐसे चल रहा था बस, वो इतना कुछ है नहीं, थोड़ा सा वो वॉन्डर ऑफ हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मिस्टर दिवेश पेड 1 लाख टू ताज होटल्स फॉर थ्री नाइट्स स्टे इन Goa property and 3 nights stay in Mumbai property। 2 ले लो यार, 2 nights stay in Mumbai property। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 1 लाख। गोवा में कितना, 3 रात है, मुंबई में कितनी रात है, 2 रात। तो स्प्लिट कर दे इसको, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर गोवा प्रॉपर्टी इक्वल टू 1 लाख इंटू 3/5 विच इज 60,000 and value of supply for
मुंबई प्रॉपर्टी इक्वल टू ₹40,000। क्लियर है क्या? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये जो किसको कितना आईटीसी मिलेगा वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जाम में आने भी नहीं वाला है। इतना ध्यान रखो, वाली टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई को रातों के बेसिस पे बांट देना। क्यों असर है? क्लियर क्या? केस 2 क्या है? लिखो लिखो लिखो, लिख लिया? हाँ नहीं, नाइट नाइट होटल का बुकिंग नाइट के बेसिस पे होता है ना, सही रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा ऊपर रह ले तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, समझा क्या? केस 2 किसकी बात करता है? ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी where such property is a single property located in 2 or more contiguous states। सबकी बात करती है, ठीक है, सिर्फ होटल की बात नहीं की है, हर एक प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये है महाराष्ट्र और ये है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक 6 लेन हाईवे बन गया। कितने लेन हाईवे? 1 2 3 4 5 6, 6 लेन हाईवे बन गया। और ये हाईवे बनाने के लिए हमने बुलाया मिस्टर जकी आर्किटेक्ट्स को। किसको बुलाया? मिस्टर जकी आर्किटेक्ट्स को। जकी ने सर्विस दिया फॉर आर्किटेक्चर, सर्विस दिया फॉर बिल्डिंग द हाईवे। इधर था 200 एकड़ का हाईवे और इधर था 100 एकड़ का हाईवे। 200 एकड़ का हाईवे और 100 एकड़ का हाईवे। किलोमीटर क्या एरिया होता है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी 3D होता है ना, क्या रे? अरे एकड़ में देख रहे क्या ही फर्क पड़ रहा है? अरे ऐसा एरिया निकलता है, स्ट्रेट लाइन रही तो किलोमीटर, बट ऐसा 3 लेन्स है ना उसमें। हाँ, तो इधर कितना एरिया लोकेटेड है? 200 एकड़ का। इधर कितना एरिया लोकेटेड है? 100 एकड़ का। जकी ने समझो चार्ज कर दिए 3 करोड़ रुपए। कितने चार्ज किए? 3 करोड़। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर महाराष्ट्र स्टेट विल बी 1 करोड़, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर मध्य प्रदेश स्टेट विल बी 2 करोड़। सिंपल। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर महाराष्ट्र स्टेट इज महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मध्य प्रदेश स्टेट इज मध्य प्रदेश। क्यों गलत है भाई? तो इसलिए तो एरिया भी बढ़ जाएगा ना उसका भाई। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट तो सेम ही होगा ना पूरा हाईवे का, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो वो अलग अलग इन्वॉइसिंग करे फिर। किसका कुछ पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है इधर? जिसको जकी को 3 करोड़ चाहिए उसको मिल गए, बात खत्म हो गई। गवर्नमेंट को जितने पैसे चाहिए थे जीएसटी के उससे भी मिल गए उसको, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। किसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ज्यादा मिल गया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कम मिल गया, गलत कुछ नहीं उसमें। सर्विस दे रहा है, सर्विस आर्किटेक्चर, वही बोल रहा हूँ। नहीं, वो बोल रहा है फ्लाईओवर बनाने का आर्किटेक्चर कॉस्ट ज्यादा और नॉर्मल का कम, ऐसा बोल रहा है। अभी वो छोड़, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसमें? proportionate value of service shall be determined on the basis of area of immovable property lying in each such state/union territory। क्लियर है? लिख दो इधर महाराष्ट्र और इधर लिख दो मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इधर लिख दो 100 एकर्स, इधर लिख दो 200 एकर्स। एग्जाम्पल क्या? कुछ भी मान लो ना यार, क्या फर्क पड़ता? लिखो इसमें जकी आर्किटेक्ट्स प्रोवाइडेड architecture service for an immovable property
for an immovable property located in two states as above. And charged rupees 3 crores. And charged rupees 3 crores. Immovable property. And charged rupees 3 crores. तो महाराष्ट्र का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 1 करोड़. और मध्य प्रदेश का वैल्यू ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश. समझा है ना? क्या ये देश बहुत बोल रहे तो सीधा बैठो. हाँ नहीं रुक जा मत पूछ, रुक जा एक मिनट. वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर महाराष्ट्र प्रॉपर्टी इक्वल टू रुपीज 1 करोड़ and value of supply for Madhya Pradesh property equal to rupees 2 crore. बोल. हाँ है सेम ही तो होगा. अच्छा वैसा हो. स्मार्ट है. ठीक है बढ़े आगे. लास्ट प्रॉब्लम केस हाउस बोट के बारे में. ये हाउस बोट है और ये पानी में तैर रहा है. पहले केरला में था, फिर बहते बहते चला गया तमिलनाडु में, फिर बहते बहते आ गया आंध्र प्रदेश. पहले किधर था? केरला. फिर किधर चला गया? तमिलनाडु. और फिर किधर चला गया? बंगाल. कैसे जाएगा? पहले था केरला में, फिर था तमिलनाडु में, फिर कहाँ पे चला गया? आंध्र प्रदेश. क्लियर है? पूरे जर्नी के लिए 1 लाख रुपए चार्ज किए गए. कितने? 1 लाख. तो तीनों स्टेट्स में कौन से प्रपोर्शन में इसको बांटा जाए? डिस्टेंस नहीं, क्या बोल दिया इन लोगों ने? टाइम स्पेंट बाय द बोट और वेसल इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. समझो केरला में बिताए गए हैं 4 घंटे, तमिलनाडु में बिताए गए 4 घंटे और आंध्र प्रदेश में 2 घंटे. तो इस केस में केरला का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 40,000. तमिलनाडु का 40,000. आंध्र प्रदेश का 20,000. क्लियर ना? 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो 3 टाइप के सप्लाई बन जाएंगे. जितना टाइम केरला में बिताया उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? केरला. जितना टाइम तमिलनाडु में उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु. जितना टाइम आंध्र प्रदेश में उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आंध्र प्रदेश. नहीं, तो इसमें क्या बोल दिया? टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. जो हाउस बोट का ओनर रहेगा वही बोलेगा कि सर आपने 4 घंटे केरला में बिताए, आपने 4 घंटे बिताए हैं तमिलनाडु में और आपने 2 घंटे बिताए हैं आंध्र प्रदेश में. तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो तुमको बोट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर बोल देगा. लेना पड़ेगा उसको. और क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर्विस प्रोवाइडर किधर लोकेटेड रहेगा? मान ले लोकेटेड है वो केरला में. तो पहला जो सप्लाई था इंटर की इंट्रा, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, बात खत्म. उसको थोड़ी ना तीनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. उसको केरला में बैठे बैठे तीनों बार टैक्स पे कर देना बस. पहला वाला टैक्स पे करेगा एज इंट्रा स्टेट और सेकेंड और थर्ड वाला पे करेगा एज इंटर स्टेट. तो तेरी सोच, तू आगे जाके सीए बनने वाला है. तेरा ऑफिस समझो नासिक में, तू काम कर रहा है किसी दिल्ली के कंपनी के लिए. दिल्ली में जाके तू उनका ऑडिट करके आया. उसका मतलब ये थोड़ी ना कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. समझा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा, उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानो और टैक्स पे कर दो. उसमें कुछ उधर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता. ये गुड्स के केस में होता है. मेरा एक दुकान समझो नासिक में है और एक दुकान है दिल्ली में, तो मुझे नासिक में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और दिल्ली में भी लेना पड़ेगा. बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता. अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर बचा है, उसमें आएगा ये. यस
बोल रहे मनसवा क्रूज, हाँ कंट्री टू कंट्री, ओके। हाँ लेकिन एक मिनट, वो तो तेरा बाहर हो जाएगा, वैसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा। अगर अपने टेरिटोरियल वाटर्स में है तो नियरेस्ट स्टेट कौन सा है वो चेक कर ले। लेकिन अगर इंडिया के वाटर्स के बाहर ही चला गया तो फिर वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। एंड व्हेन द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, नहीं 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 नहीं, जब वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में ये लग जाएगा ना। अगर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। इंडिया में है तो चेक कर लो कौन से स्टेट में। इंडिया के बाहर अगर भाग गया तो किसका लोकेशन देख लेना, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। यस, बोल रहा है, हाँ। हाँ, सप्लायर को प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा कुछ। हाँ हाँ बरोबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये सब ना B2C सप्लाईज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली B2C कस्टमर ही लेते हैं, तो इतना प्रॉब्लम आता नहीं इसमें। लिखे एग्जाम्पल, समझा है? कौन से बेसिस पे करना है? आर स्पेंट इन ईच सीट। लिखो एग्जाम्पल। है जगह बहुत है, हाँ हाँ, ये ड्रॉ भी कर लो प्लीज। लिख दो 3 स्टेट में, उसको डिवाइड कर दो और उसके आर्स भी लिख दो उधर। ब्लू कलर से कर रहे, ब्लू ने ऐसे ड्रॉ पेंट करना उसको, हाँ पेंट, हाँ बना बना। समझाएगा पीछे चिन्मय क्या चल रहा है? हाँ हाईलाइटर दो ना उसको, है तेरे पास भी हाईलाइटर? एग्जाम्पल, मिस्टर राम, मिस्टर राम पेड ₹1 लाख, मिस्टर राम पेड ₹1 लाख फॉर अ हाउस बोट located in 3 states as above. Located in 3 states as above. देखो शायद से इधर बैठने बोला था मैंने, मानता नहीं है। लोकेटेड इन 3 स्टेट्स एज अबव, हाँ डूब जाओ उसमें। लोकेटेड इन 3 स्टेट्स एज अबव। Value of supply for Kerala will be, value of supply for Kerala will be 40,000। उसके बाद तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तीनों अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई भी बन गए और तीनों के वैल्यूज भी डिटरमाइन हो गए। देना बॉटल देना तेरे, समझा है क्या? ठीक है, क्या रे सिद्धि? हो गया? 12(4) किसकी बात करता है? आता है तुमको ऑलरेडी। क्या है रेस्टोरेंट के केस में? जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की, वाह। पर्सनल ग्रूमिंग के केस में, फॉर एग्जांपल मैं बाल काटने गया बार्बर के पास, तो जहाँ पे उसने बाल काटा, वाह। फिटनेस के केस में समझो मैं जिम चला गया, जहाँ पे जिम सर्विस मिली, वाह। सिंपल एज दैट। बस खत्म हो गया। और यही बचा था अभी बस। आधे बाल काटे महाराष्ट्र में, आधे बाल काटे मैंने गुजरात में जाके। हाँ वाटर में खड़ो, एक डंबल इधर उठा रहा, एक डंबल इधर उठा रहा। परफेक्ट, यही तू कर ना, अप्लाई कर। लिखो 12(4),
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ, प्लेस ऑफ, हाँ, तो इसने खाना किधर खाया था अर्थ में? पंचम में खाया था ना। रिफाइनरी कैसा है? पंचम में खाना खाया था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? पंचम। रिफाइनरी, हाँ हाँ, पानी में था खाने खाने, ओके। हाँ, तो वो जगह हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और वो जगह सबसे पास कौन से स्टेट से, दैट स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोल रहे अभी होटल का समझा क्या दिवेश? क्या कर रहे हैं फोन पे टाइम पास? यस, सब में वही है। बोल, अभी कुछ डाउट है इसमें होटल में? लिखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस। आउटडोर केटरिंग समझते हो ना? आउटडोर केटरिंग सर्विस, कॉमा पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस। इसमें सब आ गया, मेकअप, सैलून वगैरह सब कुछ आ गया उसमें। पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब ये सब प्लास्टिक सर्जरी वगैरह वो सब, पर्सनल ट्रीटमेंट, कॉमा हेल्थ केयर सर्विस भी इसमें आता है। हेल्थ केयर सर्विस shall be the location of, shall be the location where the services are performed. Shall be the location where the services are performed. Easy. कुछ डाउट इसमें? एग्जाम्पल ले लो। लोकेशन ऑफ सप्लायर, सर्विस किधर परफॉर्म किया, क्या बोल रही है? हो गया ना लिख के? बाकी है लिखना जल्दी फिर। क्या रे, लिखो आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला लिखो, बस फास्ट लिखो थोड़ा सा। हो गया। इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ, तो मैं से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे स्पीड से तो लिखोगे एटलीस्ट। अच्छा, लोकेशन ऑफ सप्लायर दे दिया, सर्विस प्रोवाइडेड एट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स। लोकेशन ऑफ सप्लायर है पुणे, केटरिंग सर्विस प्रोवाइड की एक शादी में विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली, ये वाला दिल्ली, और टैक्स कौन सा लगेगा? इंटर। लोकेशन ऑफ सप्लायर चेक करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ ना, मुंबई, पुणे वर्सेस दिल्ली, इंटर। लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो है दिल्ली में, जिम सर्विस की बात करते हैं, जिम है दिल्ली में, और रेसिपेंट बेचारा बैठा है मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और टैक्स कौन सा लगेगा? इजी। मुंबई में समझो रिलायंस का हेड ऑफिस है, आर्यन को काम के लिए भेजा था दिल्ली में, उधर ही उसकी जिम लगवा दी, तो रेसिपेंट का रजिस्ट्रेशन किधर था? मुंबई में था ना। हो सकता है ना सर, तू बेटा इधर, तेरा ऑफिस है इधर, तेरा रजिस्ट्रेशन है नासिक में, तू चला गया दिल्ली और तूने दिल्ली में जिम लगा दिया 1-2 महीने के लिए, तेरा लोकेशन तो लेकिन इधर का था ना। क्लियर है क्या? कुछ डाउट इसमें? क्या हो गया वेदिका, फ्रस्ट्रेटेड क्यों इतनी? ऐसे लग रहा है, देखो देख,
एग्जाम्पल लिखो। क्या कोई कुछ बोला क्या? देखो एग्जैक्टली कुछ बोला क्या? कोई कुछ बोला तो बोल। एग्जाम्पल। सीधा बैठना बेटा, क्या होगा? कल से ऐसे स्विच कर देना, तुम लोग इधर आ जाना, तुम दोनों। हाँ, एग्जाम्पल। जिनेश वेंट टू अ रेस्टोरेंट Jinesh went to a restaurant in Mumbai and a gym in Delhi. Jinesh went to a restaurant in Mumbai and to a gym in Delhi. तो रेस्टोरेंट सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। और जिम का प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर restaurant service is Mumbai and gym service is दिल्ली। बोलो, कुछ डाउट इसमें? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। 12-5 बाद में करेंगे, पहले 12-6। बहुत इजी है। किसकी बात कर रही है? एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। 500 के ऊपर क्या? हाँ, तो मेरे को बताओ, अगर इमेजिका में जाता हूँ, उधर का टिकट लेता हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? इमेजिका का लोकेशन। बस लिखो। ट्वेल्व सिक्स। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या लिखो? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of admission to cultural, artistic, sporting, entertainment event or amusement park and services ancillary thereto shall be क्या cultural, sports, sporting, entertainment event or amusement park and services ancillary thereto shall be the place where the event is actually held or where the park is located. तो इमेजिका के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? इमेजिका सिंपल। डांडिया वगैरह खेलने गए तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? जहाँ पे डांडिया हो रहा है वो। आईपीएल देखने गए समझो मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेडियम जो है मुंबई। क्लियर? एग्जाम्पल। सब कुछ हो सकता है बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा, इजी रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, आलोक
purchased tickets for Imagica amusement park. Imagica amusement park. The place of supply shall be the location of such park. Place of supply shall be the location of such park. Easy? पक्का? हाँ. हाँ तो जिधर एक्चुअल में हुई दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. केबिन में पड़ा देख. रिवाइज इनवॉइस भेजेंगे वो लोग और क्या. नहीं भेजना पड़ेगा. ऐसा होता है तो बहुत सारे बैकग्राउंड में एडमिन काम बढ़ जाते हैं और ये उसमें से एक काम है कि तुमको सब लोगों को रिवाइज इनवॉइस भेजना पड़ेगा. समझा. कैंसिल हो गया समझो, दिल्ली में लग गई तो आईजीएसटी लगना चाहिए था, तो वो लोग सबको रिवाइज इनवॉइस देंगे तुम सब लोगों को, कस्टमर्स को, और उस पर आईजीएसटी लगा के देंगे. किसको करना पड़ेगा? रिवर्स करके देखो आईजीएसटी लेना पड़ेगा. हाँ वो वाला रिवर्स हो जाएगा और नया वाला मिल जाएगा दिल्ली वाला, समझो, मतलब आईजीएसटी. क्लियर? कुछ डाउट? आ जाओ 12 सबसेक्शन 10 पे. 12 सबसेक्शन 12 10 सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस. चिन्मय ये वाला है ना. एरोप्लेन पे मैंने खाना मंगवाया, क्रूज पे मैंने मसाज सर्विसेज ली, क्रूज पे मैंने मूवी देख ली, थिएटर सर्विसेज ली. समझा क्या? कोई भी शिप पे, कोई भी एरोप्लेन पे, कोई भी वेसल पे, या फिर कोई भी ट्रेन पे अगर मैं गुड्स परचेस करता हूं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? गुड्स की बात कर रहा हूं. गुड्स 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 जहां पे वो गुड्स को अपन ने उस कन्वेंस पे डाला. सर्विस के केस में क्या होगा सोचो जरा. वही तो बात हुई ना. फिर मैंने प्लेन पे सर्विस लिया, समझो मैंने प्लेन पे खाना मंगवाया. खाना मंगवाया मतलब रेस्टोरेंट सर्विस हो गई. रेस्टोरेंट सर्विस मैंने ली समझो जब मैं था दिल्ली के ऊपर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बन जाएगा. ऐसा चेक कैसे करूंगा मैं? जहां से सर्विस प्रोवाइडर चढ़ा वैसा. ये कैसे आइडेंटिफाई होगा भाई? बेटर क्या है, सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल पॉइंट क्या है? जहां से डिपार्ट हुआ, जहां से प्लेन डिपार्ट हुआ, या फिर जहां से शिप ने अपनी जर्नी चालू की, या फिर जहां से बस ने अपनी जर्नी चालू की. सेम ही तो है गुड्स का. हाँ तो गुड्स तभी चढ़ेगा ना. यूजुअली कैसे चढ़ते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन बाद में वापस रिफिल करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम आता है. तो इस केस में क्या बोल दिया? फर्स्ट पॉइंट ऑफ जर्नी. क्या बोल दिया? फर्स्ट पॉइंट ऑफ जर्नी शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. लिखो इसमें द प्लेस ऑफ सप्लाई. यस क्या क्या वापस बोला? हाँ बराबर बराबर. फर्क ही नहीं पड़ता है. फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, मुंबई से क्रूज स्टार्ट हुई, समझो चली गई अलीबाग, अलीबाग से गई केरला, केरला से गई वेस्ट बंगाल. सारे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई. क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. सर्विस प्रोवाइडर कहाँ से चढ़ा, ये सब आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए बोल दिया वो कन्वेंस से जहाँ से स्टार्ट किया ना, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. खाना सपोज हाँ तो उसके लिए गुड्स, मतलब तो गुड्स के बारे में बोल रहा है ना. हाँ तो गुड्स इट विल बिकम केरला, बट सर्विस के केस में इट विल ऑलवेज बी मुंबई. समझो जो अपन ने गॉगल खरीदा, वो गॉगल चढ़ा केरला से, तो गॉगल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी केरला. लेकिन शिफ्ट कहाँ से चालू हुई थी? मुंबई से. तो बाकी जो भी सर्विस लेगा दैट विल बी फ्रॉम मुंबई. और बाकी क्रूज पे मल्टीपल सर्विस होता है ना, उसके अंदर थिएटर होता है, फिर अंदर और कुछ मैजिक शोज होते हैं, एंटरटेनमेंट शोज होते हैं. इन सब के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस विल ऑलवेज बी मुंबई. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस
नहीं नहीं, एक्सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे इधर पर। एक्सपोर्ट क्यों करना है तेरे को? एक्सपोर्ट में रेसिपेंट बाहर लोकेटेड रहेगा ना, वो नहीं चाहिए मेरे को। रेसिपेंट और सप्लायर दोनों इंडिया में लोकेटेड चाहिए। हाँ वो कस्टम्स में आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, on board a conveyance including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle, shall be the location of first scheduled point of departure. First scheduled point of yes. हाँ, क्रूज मुंबई से चालू किया तो इधर से चालू हो जाए। इजी समझ रहे हो ना? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड या फिर वेयर द हाउस बोट इज लोकेटेड। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड। उसमें रेस्टोरेंट सर्विस भी आ गया, फिटनेस सर्विस भी आ गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी आ गए, हेल्थ केयर सर्विस भी आ गया। उसके बाद अगर मेरे को किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाना है या फिर कोई इवेंट अटेंड करना है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी the place where event is held or the location of the amusement park. और lastly services supplied on board a conveyance, इस case में place of supply shall be location of the first scheduled point of departure. Yes. हाँ बट समझो तू अगर मुंबई में लोकेटेड है और तेरा क्रूज भी मुंबई में है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अगर तेरी क्रूज की कंपनी है ना तो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ले ले। दिल्ली से तो कोई पोर्ट नहीं है तो सारा पोर्ट तो बाहर ही रहेगा ना। तो उस केस में सारे सप्लाई क्या बन जाएंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। वो बेटर रहेगा। तो ये जब नई कंपनी स्टार्ट करोगे ना, ये सारे पॉइंट भी सोचने पड़ते हैं कि मेरे कस्टमर्स कौन है और मेरे कस्टमर्स को इनडायरेक्ट टैक्सेशन के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? कोई लैंडलॉक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले ले। दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर सब जगहों पे स्टेट तुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, है ना? ओके, एग्जाम्पल देखो, मैरीटाइम क्रूज डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई place of supply for various services provided on board। क्या क्या सर्विस हो सकता है? रेस्टोरेंट सर्विस लिख दो, रेस्टोरेंट सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस एक्सेट्रा। शैल बी क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर? कुछ डाउट? ठीक है, मुंबई हो जाएगी। अगर मुंबई पोर्ट पे अगर वो रुक रही है तो कोई ना कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होगा ना उसका, तो वो रिप्रेजेंटेटिव हैंडल करेगा सारे टैक्स मैटर्स। और यूजुअली ऐसा नहीं होता है। क्रूज के धंधे में कैसा होता है? डिपार्चर पॉइंट एक रहता है और एंड पॉइंट भी उधर ही होता है। तो इंटरनेशनल क्रूज यूजुअली इंटरनेशनल पॉइंट से चालू होगा, फिर वो साल भर घूमते रहेगा, लेकिन उसका प्लेस ऑफ डिपार्चर विल बी अब्रॉड। समझा? तो उस पर यूजुअली फिर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी इधर। हो गया? एक मिनट, थैंक यू।